जब से इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किस चंदा दिया, किसको कितना चंदा मिला, ये दो लिस्टें जारी हुई चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, तब से इस पर राजनीति बहुत तेज है। जब अरुण जेटली इस स्कीम को लेकर आए थे 2017 के अंदर, तो मुझे लगता है ये स्कीम इसलिए लेके आई थी कि सभी राजनीतिक इस स्कैम में शामिल हो सके। ये स्कीम स्कैम के लिए लाई गई थी। अगर आप चुनाव में या राजनीति में चंदे की बात करें तो ये नया बिल्कुल नहीं है। ये आज़ादी के पहले से चला आ रहा है, क्योंकि किसी भी इस तरह के मुहिम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ से आएगा। जिन पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से समस्या थी उनको उसी समय घोषणा करनी चाहिए थी कि हम दूसरे माध्यम से पहले से जैसे चंदा लेते रहे हैं लेंगे, चुनावी बॉन्ड से हम नहीं लेंगे। एक पार्टी ने अगर भारत में कभी घोषणा किया हो तो बताइए कि हम इस चुनावी बॉन्ड को नहीं मानते, हमको इससे चंदा नहीं लेना है, पहले से जो सिस्टम हमारे रहा में उसी में लेके चलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, देखिए लोकतंत्र में नोट और वोट दोनों से चलता है लोकतंत्र। उद्योगपति नोट देता है और जनता वोट देती है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम है। इसमें ये कोशिश की गई ताकि ये पता ना चले कि किस कंपनी ने किस जो है पार्टी को पैसा दिया या कौन, डिस्क्लोज ना हो उसका नाम, ताकि उसकी विच हंटिंग ना हो। कि इसमें सुप्रीम कोर्ट है और अच्छी बात यह है कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, तो सबके सामने और बहुत ट्रांसपेरेंट वे में अब हो रहा है। तो जो भी होगा सबके सामने ही आएगा और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि क्यों, किसने, कहाँ, कैसे दिया। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपके सामने लेकर पेश हैं आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, एक तरफ आम चुनाव का बिगुल बज गया है और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा घमासान, सबसे ज्यादा राजनीति जिस बात को लेकर हो रही है वो है चुनावी चंदा। यानी कि जब से इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किस चंदा दिया, किसको कितना चंदा मिला, ये दो लिस्टें जारी हुई चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, तब से इस पर राजनीति बहुत तेज है। किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन इसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि जिन कंपनियों ने चंदा दिया उनको फायदा भी पहुंचाया गया, जिन कंपनियों ने चंदा कम दिया उनके साथ क्या हुआ, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। जिन पार्टियों को चंदा कम मिला वो भी तमाम सवाल पूछ रहे हैं, जिसको ज्यादा मिला उस पर सब उंगली उठा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चंदा तो सबको मिला, यानी कि सब ने उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने पास रखा, उसका इस्तेमाल किया, चाहे वो चुनावी राजनीति में किया, पार्टी चलाने के लिए किया, जो कुछ भी किया। लेकिन अब जो सवाल उठ रहे हैं चुनावी चंदे की गोपनीयता को लेकर, चुनावी चंदे से जुड़ी तमाम बातें, उन तमाम बातों को समझाने के लिए और जो इस पर राजनीति हो रही है, क्योंकि अब बिगुल बज गया है लोकसभा चुनाव का, उसमें ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्या किसी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत होगी, किसी के लिए छोटी मुसीबत होगी, ये तमाम बातें समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का एक विशेष पैनल हमारे पास मौजूद है। राकी बख्शी जी हमारे साथ हैं, राहुल महाजन सर हमारे साथ हैं, अवधेश सर हमारे साथ हैं, अनुराग वर्मा सर हैं, विनोद अग्निहोत्री सर है और हमारे साथ इस वक्त समीर चौगांवकर जी हैं। सबसे पहले राहुल सर, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा और समझना चाहूंगा, क्योंकि चुनावी चंदे को लेकर अब लगातार जिस तरह की बहस शुरू हो गई है और अब तो सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि भैया ये भी बताओ कि किसने किसको दिया और क्लियर करो, किसने किसको 1 रुपये दिए तो 1 रुपये कहाँ पहुंचे। अभी तो एक डेटा है कि बस इतना गया और इसको इतना मिला, कम्युलेटिव डेटा। लेकिन सवाल यह है कि चुनावी चंदे की राजनीति तो एक लोकतंत्र की परिकल्पना थी ना, कि चंदा आएगा उससे पार्टियां खड़ी होंगी, अपना पूरा चुनावी लोकतंत्र खड़ा करेंगी और जाकर चुनाव लड़ेंगी, जनता के बीच जाएंगी। जनता ही पहले चंदा देती थी, पर्चियां कटती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है। इतना घमासान, इतनी सियासत इस पर क्यों मची हुई है, थोड़ा एक तो वो समझाइए, और जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। देखिए, दो तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये है कि क्या जो ये बॉन्ड सिस्टम है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम है, इससे बेहतर कोई सिस्टम था? एक सवाल ये है। एक सवाल ये है कि जिन कंपनियों ने ये बॉन्ड खरीदे या जिन इंडिविजुअल्स ने ये बॉन्ड खरीदे, उनको कोई फ़ायदा किसी भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने या राज्य की सरकारों ने, जिनके जहाँ पे पार्टियाँ जिनको चंदा मिला इसके ज़रिए, उन्होंने पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। एक और सवाल इसमें ये उठता है कि क्या ऐसी भी कंपनियां बनी जो कि केवल जो है चंदा देने के लिए बनाई गई, और मतलब जिसे हम जो है वो आप उसको फर्जी कंपनियां बोल लीजिए, उसको आप जिस तरह से आपका भी नाम दे दीजिए। अब पहला सवाल ये आता है कि इससे बेहतर कोई सिस्टम था। देखिए, हम जानते हैं कि पहले जो है वो बाकायदा बैग के बैग पहुँचाए जाते थे पार्टियों को विभिन्न लोगों द्वारा। फिर एक और सिस्टम 2012-13 में आया जिसमें ये बात हुआ कि इलेक्टोरल ट्रस्ट बना लेते हैं। उसमें भी ये था कि विभिन्न जो बिजनेस के लोग हैं या कंपनियां हैं, वो एक साथ एक ट्रस्ट को पैसा दे देती थी, इलेक्टोरल ट्रस्ट को, और वो जो है अपने हिसाब से बांटते थे। ये उसका प्रेमाइस था। वो उस पर कितना कंट्रोल उन कंपनियों का रहता था या वो किस तरह से करते थे, ये अलग बात है। लेकिन प्रेमाइस ये था ताकि पता ना चले किस कंपनी का पैसा किसको गया। ये एक सिस्टम आया। अब
जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम है, इसमें ये कोशिश की गई ताकि ये पता ना चले कि किस कंपनी ने किस जो है पार्टी को पैसा दिया या कौन डिस्क्लोज ना हो उसका नाम, ताकि उसकी विच हंटिंग ना हो पाए। अब ये बात जो मैंने दूसरा सवाल किया कि क्या इसके अंदर भी कोई फ्लॉज हैं, क्या ये बात सामने आ रही है कि किसी कंपनी को कोई फ़ायदा पहुंचाया गया या कोई ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने किसी कार्रवाइयों से बचने के लिए पैसा दिया, जैसे बहुत सारा नाम जो है एक फ्यूचर गेमिंग के का आ रहा है, या फिर एक दो और कंस्ट्रक्शन कंपनीज का, मैग्ना कंस्ट्रक्शंस का या मैग्ना इंजीनियरिंग का, वो ये सब नाम आ रहे हैं। लेकिन देखिए ये तय करना होगा कि क्या उसका कोई फ़ायदा पहुंचा, क्योंकि देखिए जो कंपनियां काम कर रही होती हैं उनको कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो मिलते ही हैं और वो किसी ना किसी सरकार के अंडर होंगे ही, लेकिन क्या कोई अनुचित फ़ायदा पहुंचाया गया, ये जो है इससे सवाल उठे हैं। और इसके जवाब जो है तब मिलेंगे जब आप जो है इसमें ये पता चलेगा कितना पैसा किस कंपनी ने किसको दिया। जब मैचिंग होगी, जो यूनिक नंबर है उसकी मैचिंग होगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा दिया और क्या उसको कोई फ़ायदा पहुँचा या नहीं पहुँचा, और अनुचित फ़ायदा था कि नहीं था। तो ये सारे सवाल देश के सामने हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसने एक नया, जो आप कहें कि इसने एक नई कंट्रोवर्सी या फिर एक ऐसा है कि वो आप सभी पार्टियों के लिए ये अब मुश्किल तो है ही कि अगर उनको किसी उसने दिया है तो वो जो है उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। मुश्किल तो बिल्कुल पैदा हो सकती है और जाहिर सी बात है इसके जवाब जो हैं वो सभी जानना चाहते हैं। राखी जी, जो सवाल राहुल सर भी उठा रहे हैं और तमाम खास करके क्योंकि बीजेपी को अभी जो दिख रहा है सबसे ज़्यादा चंदा दिख रहा है, तो बाकी पार्टियां भी सवाल उठा रही हैं कि भाई फ़ायदा पहुंचा जिन कंपनियों ने, सबसे ज़्यादा टॉप 10 कंपनियों की बात होती है, हर आदमी कह रहा है उन्होंने बीजेपी को ही चंदा दिया। अब वो तो जब यूनिक नंबर आएगा तो चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन ये साबित कैसे होगा भविष्य में भी, अगर वाकई चंदा तो पहले भी गोपनीय होता रहा ना, पहले चाहे कैश में दिया जाता रहा हो, पर्ची काट कर दिया जाता रहा हो, कुछ लोग होते थे जो अपनी पर्ची दिखाते भी थे, लेकिन चंदा तो पहले भी दिया जाता रहा है। 2014 के पहले भी चंदे पर ही पॉलिटिक्स चलती थी। देखिए, एक नया पॉलिटिकल कल्चर शुरू करने की बात हुई थी मेरे ख्याल से। इसके पीछे जो अवधारणा थी, इलेक्टोरल बॉन्ड जब आया 2017 में जब आया, और इसके पीछे यही था कि जो सूटकेस कल्चर है, जैसा इन्होंने भी कहा, सूटकेस कल्चर है और जो छुप के लेन देन है उसको बंद किया जाए। और इसलिए अगर ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जिसमें KYC बाकायदा बैंक में होगा, इस तरह से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन 2-3 आयाम अब हैं क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं इसमें। तो अगर आप देखिए तो सूचना का अधिकार, लोगों को अधिकार ये मिलना चाहिए कि कहाँ क्यों गया, क्योंकि जिस तरह से नीति निर्धारित होती है तो एक तरफ जनता है लेकिन दूसरी तरफ पार्टीज़ हैं। और ख़ासकर ये जब शुरुआत हुई और पर्टिकुलर लीडरशिप ने जब शुरुआत की तो अवधारणा ये थी कि कैसे ब्लैक मनी को कम किया जाए और के। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिसमें अब नया निर्देश जो आया, जो SBI को कहा गया है कि आप मैचिंग नंबर भी दीजिए, जो UV लाइट से आप यूनिक नंबर दिखाते हैं ताकि मैच हो सके, क्योंकि अभी जो है पूरा टैबुलर चार्ट नहीं बन पाया। और वो जो टैबुलर चार्ट, क्योंकि हर इसमें काफ़ी समय भी लगेगा अभी, तो ये जैसे जैसे बनेगा और जैसे जैसे चीज़ें और क्लियर होंगी। तीसरी एक और पॉइंट या बात यहाँ पर यह है कि क्या किसी एक पार्टी को, लेकिन अगर आप देखें रीजनल पार्टीज़ को भी, इवन TMC VRS जैसी पार्टियों को भी अगर आप देखें, अभी तक जो समझ में आ रहा है, तो वहाँ भी अगर पूरा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि किसी एक पार्टी को आप इंगित कर दें ऐसा नहीं है, अभी पूरा चार्ट बनाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा हमें। और ज़रूरी है कि चीज़ें आए भी सब और सही तरीके से, बैलेंस तरीके से आए इसमें। और ये ज़रूरी है कि अगर हम लोकतंत्र में जा रहे हैं, अब चुनाव, बस आप जैसा कह ही रहे थे, अब चुनाव की पूरी का बिगुल बच चुका है, तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि सब कुछ तथ्य जो हैं सामने आ जाए। अच्छी बात यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट है और अच्छी बात यह है कि सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, तो सबके सामने और बहुत ट्रांसपेरेंट वे में अब हो रहा है। तो जो भी होगा सबके सामने ही आएगा और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि क्यों, किसने, कहाँ, कैसे दिया। सबसे चीज़ एक जो होती है और कानून में भी माना जाता है कि इंटेंशन, तो कि हमने जब दिया तो किस तरह से दिया, क्यों किया, तो वो अभी लेकिन मतलब जांच करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा अभी। तो इसलिए हमें थोड़ा समय और देखना चाहिए इस चीज़ को। थोड़ा समय बिल्कुल जी। देखिए, पर इससे एक चीज़ बिल्कुल साफ तौर से सामने आई है कि जो बार बार विपक्ष की तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा था, खासतौर से सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा था कि अडानी और जो बड़े वो हैं उनका कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सांठ-गांठ है। इन बॉन्ड्स में ऐसा दिखाई नहीं देता है कि अडानीज़ ने या अंबानीज़ ने कोई बहुत बड़ा पैसा जो है जो इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किसी को दिया। ये अहम बात आपने कही। सवाल मैंने बचा कर रखा हुआ था आगे के लिए, लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगा आगे क्योंकि इसमें एक पार्ट और है जिसको मैं ऐड करूंगा। अनुराग वर्मा सर, जेम्स बॉन्ड की बहुत फिल्में हमने देखी, कई फिल्मों में देखते हैं वो जाकर बड़े बड़े देश की बड़ी बड़ी सरकारों को परेशान कर देते हैं। ये इलेक्टोरल बॉन्ड
चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो या अलग अलग राज्यों की सरकार हो, क्योंकि सबका अपना अपना चंक है, कितना परेशान करने वाली है? देखिए, इसको मैं एक दूसरे परिप्रेक्ष्य से समझना और समझाना चाहूँगा। लोकतंत्र का जो सिस्टम होता है, जो प्रोसेस होता है, और जो आंदोलन का एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, इन दोनों में एक फ़र्क है। आंदोलन में जब आप जाते हैं तो आप एक आइडियल सिचुएशन की जो है को विजुलाइज करते हैं, उसकी परिकल्पना करते हैं और उसके लिए काम करते हैं। लोकतंत्र में आप हर बार अपने आप को इवॉल्व करते हो, अपने आप को करेक्ट करते हो टुवर्ड्स कि हम एक सबसे अच्छे सिस्टम की तरफ जाएं। ये प्रोसेस आज़ादी के पहले से चला आ रहा है। और अगर आप चुनाव में या राजनीति में चंदे की बात करें तो ये नया बिल्कुल वो नया बिल्कुल नहीं है, ये आज़ादी के पहले से चला आ रहा है, क्योंकि किसी भी इस तरह के मुहिम को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ से आएगा। अब आपने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम आपने जो इंट्रोड्यूस किया, वो था कि हम डेमोक्रेसी को थोड़ा इम्प्रूव करें और हम इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लाएं। अगर हमें चंदा आ रहा है तो वो ब्लैक एंड वाइट में हो, वो सबको पता हो, सबको ना पता हो लेकिन कम से कम जिसे पता होना चाहिए उसको पता हो। हाँ, तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए ये प्रोसेस आया। अब इसमें जो उस समय विजुलाइज किए गए थे सिस्टम, उसके साथ थोड़ा सा डेविएशन हुआ, तो अब आने वाले समय में क्या होगा वो देखने वाली चीज़। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगले चुनाव पे क्या असर पड़ेगा, देखिए, इस टाइप की कोई भी चीज़ होती है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि विपक्ष उसको कैसे जनता के पास लेके जा रहा है, उसका क्या नैरेटिव बना रहा है। अगर आप अभी देखें तो विपक्ष यानी मेन जो नैरेटिव बना रहा है सर, राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं कि जिन्होंने चंदा दिया है वो ये जान लें कि सरकारें बदलेंगी तब हम भी बताएंगे। तो आपने जो दे रहे हैं, जिस वजह से भी दिया है उन्होंने सिर्फ रूलिंग पार्टी को नहीं दिया है, उन्होंने आपको भी दिया है, बस भले ही सेट दूसरा हो। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी दिया है जो सत्ता से जमानों से दूर है। उन्होंने आरजेडी को भी बहुत पैसे दिए हैं जो सत्ता में बहुत छोटी सी भागीदारी रखते हैं। तो मिला सबको है, आप उनको धमका रहे हैं जिन्होंने दिया है। आप इसके पूरे प्रोसेस पे अगर आपने चुनाव पे इसका असर देखना था तो आपने कहीं ना कहीं सड़कों पे जाना था, लोगों को इन्वॉल्व करना था, और उसका नतीजा फिर देखते हम कि चुनाव पे क्या पड़ना था। लेकिन इस समय जो राहुल गांधी जी के साथ समस्या हमेशा यही होती है कि वो सब्जेक्ट को पकड़ना कहीं से होता है और पकड़ते दूसरी जगह से हैं, और जब तक उसका असर होना की ज़रूरत होती है वहाँ तक सब्जेक्ट ही खराब हो चुका होता है। तो यही इस बार भी यही हो रहा है। इस बार भी यही हो रहा है। अवधेश सर, घोटाला है, ये बार बार कांग्रेस पार्टी के नेता आकर कह रहे हैं घोटाला है, लेकिन बड़ा सवाल मेरे मन में बार बार ये आता है और मुझे लगता है किसी से भी पूछेंगे तो उसके मन में भी आएगा, घोटाला है तो 1,500 करोड़ आपने क्यों रख लिए? आप वापस कर देते, आपने क्यों कैश करा लिए बॉन्ड? नहीं, जिन पार्टियों को चुनावी बॉन्ड से समस्या थी उनको उसी समय घोषणा करनी चाहिए थी कि हम दूसरे माध्यम से पहले से जैसे चंदा लेते रहे हैं लेंगे, चुनावी बॉन्ड से हम नहीं लेंगे। एक पार्टी ने अगर भारत में कभी घोषणा किया हो तो बताइए कि हम इस चुनावी बॉन्ड को नहीं मानते, हमको इससे चंदा नहीं लेना है, पहले से जो सिस्टम हमारे रहे में उसी में लेके चलेंगे। तो इसलिए इस समय क्या है, समस्या हमारे देश में कई चीज़ें होती हैं कि एक सनसनाहट किसी चीज़ में पैदा करो। कुछ लोग इस देश में PIL के हमारे देश में हीरो बन गए, सुप्रीम कोर्ट को कई बार कहना पड़ा है। जिन्होंने इस PIL को लड़ा है, आम आदमी पार्टी जब बनी नहीं थी, जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, हम लोगों को एक कार्यक्रम होता था तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में करने से डरते थे। मुझे कई पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मिलते थे, पूछते थे अवधेश जी इतना पैसा कहाँ से आ रहा है केजरीवाल को कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, इस अन्ना की टीम का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतना खर्चा है, हम लोग तो कर नहीं सकते हैं। तो किसी ने तो पूछा नहीं ना कि उसमें पैसे कहाँ से आए, चूँकि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पार्टियां चलाने में हमारे देश में कोई बताए ना भाई, ये तो सामान्य सी बात है कि सफ़ेद पैसे से, सफ़ेद तरीके से भारत के चुनाव में कुछ नेताओं ने लड़के मानक बनाए हैं। हाँ, लेकिन मूल चुनाव मुख्य धारा का कभी भी बिल्कुल एक वाइट मनी से पारदर्शी तरीके से लड़ा गया हो, ये तो हुआ नहीं है। उस रिफॉर्म के लिए कितनी पार्टियां सामने आई हैं। अब एक उदाहरण आप लीजिए, मैं बता रहा हूँ,
एक लोकसभा क्षेत्र अगर है, अगर 15 लाख वोटर मान लीजिए, 15 लाख वोट, एक हजार जो है, अगर एक बूथ मान लीजिए 1500 मिनिमम वोट हुआ ना, 1500 मिनिमम बूथ हुआ। केवल बूथ के दिन का, बूथ के कार्यकर्ताओं का मिनिमम खर्चा 15 से 20 हजार रुपया भेजा जाता है। आज तो उससे ज्यादा भी मांगते हैं, तभी वहां आपको पोलिंग एजेंट मिलेगा। अब आप सोचिए, अगर 20 हजार रुपया 1500 केवल बूथ में, केवल बूथ के दिन का, चुनाव के दिन का, उसके अलावा जो गाड़ियां हैं बाकी हैं सब मिला लीजिए कि एक चुनाव में कितना खर्चा होता होगा, क्या उसके हिसाब आ सकते हैं? तो एक व्यापक प्रश्न है ये। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। अभी उस पर अगर कोई रिव्यू पिटीशन जाएगा, उस पर फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश में कोर्ट की ऐसी स्थिति है कि हम आप उसके विरोध में जाके अभी भी टिप्पणी नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा है कि आप हमारे फैसलों पर टिप्पणी कर सकते हैं, हमारे इंटेंशन पर क्वेश्चन मत उठाइए। मैं बार बार कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी सीमाओं को समझ के काम करना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव समझे, लेजिस्लेटिव समझे, वैसे सुप्रीम कोर्ट समझे। सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल सिस्टम के चेंजिंग का आधार नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसमें मतलब जो असंवैधानिक है उसको तो बता सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको भी चेंज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमारे यहाँ पार्लियामेंट को दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पार्लियामेंट पलट सकती है, उसके पास ये पावर है। तो राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई दोष है, पहली बात है, तो राजनीतिक क्षेत्र से उसमें होना चाहिए। उसको PIL दायर के हमारे देश में एक अराजकता पैदा करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। अब मुझे आप बताइए, कम से कम इस सिस्टम में जिन कंपनियों ने चंदा दिया उनका नाम, कितना पैसा दे रहे हैं तो क्लियर है। जिन पार्टियों को मोटा मोटी लगभग मिला है बड़ी, वो साफ है। तो इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसमें थोड़े रिफॉर्म की जरूरत है कि इसको लेकर सनसनी पैदा करने की जरूरत है। अब दूसरी बात पर, जिन कंपनियों का नाम लिया जा रहा है, अब जैसे जिसके बारे में अभी राहुल जी ने भी चर्चा की, एक कंपनी को लेके सनसनाहट बनाई जा रही है, वो कंपनी भ्रष्ट है, फलाना है, हो रहा है। कई कंपनियां फ्यूचर गेमिंग ना मैं सारे कंपनियों का, इनको आप देखिए ना कि इनकी स्थापना कब हुई है इन कंपनियों की। ये कंपनियां, एक कंपनी वेदांता कंपनी की स्थापना कब हुई है भाई? 1965 से, मतलब एक कंपनी काम कर रही है, कोई 91 से काम कर रही है, कोई 1982 से काम कर रही है। कंपनियां तो पहले से काम कर रही, आज तो आई नहीं है। पहले भी उन कंपनियों ने अपने अपने तरीके से चंदा दिया होगा। इसमें से एक कंपनी बताइए जो 2014 से 2024 के बिनिया उसने इतना ज़्यादा चंदा दे दिया हो और वो चंदा सब बीजेपी के पास चला गया होगा। तो ये कई इसमें फैक्ट्स है, इसको खेज बनाने की एक कोशिश हो रही है। 6000 करोड़ रुपया अगर बीजेपी को मिला है टोटल में से, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद हैं, राज्यसभा में सबसे ज्यादा सांसद है, इतने राज्यों में सरकारें हैं, और 1600 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को मिल रहा है। अब 1200 करोड़ कितना है उसको मिल रहा है, ये BRS को इतनी मिल रही है, द्रमुक को मिल रहा है। तो इसको बीजेपी करके हमारे देश में ये बनाया जा रहा है। लड़ने वाले का अपना मोटिव होता है। और तो मेरा अपना, अच्छा, जो इसका जिसका नाम हो रहा है, मैं बार बार उस कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, उस पर तो चंदा देने के बाद भी उसको प्रॉपर्टी सीज हुई है ना, वो सील हुआ है, 2023 में हुआ है। तो इसीलिए कहूँ उसको जोर देना कि वो कंपनी मिला, इतने काम वहां मिले, इतने काम, मैं उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं कि उससे मिला है कि नहीं मिला है। कंपनियां बचने के लिए ज्यादा चंदा देती भी होंगी। जो नई कंपनी आती है ना, उसके PRO बताते रहते हैं कि पार्टियों को चंदा दीजिए, फलाने पार्टी को दीजिए, वहां आपको पहुंचा देंगे, वो देती है, हम लोग देखते रहे हम। लेकिन मूल बात यह है कि चुनाव इस देश में लड़ा कैसे जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये अहम बात आप कह रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज और यहाँ पर समझना चाहूंगा, वाकई सनसनी फैलाई जा रही है समीर सर, क्योंकि चंदा तो सबको मिला है। अगर डेटा को देखें, ठीक है, 6000 करोड़ बीजेपी के खाते में दिखते हैं, तो बीजेपी केंद्र में भी है, बाकी राज्यों में भी है। एक एक राज्य की पार्टी को 1500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, 1200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो सनसनी क्या सिर्फ चुनाव के लिए फैलाई जा रही है? तो देखिए, मुझे लगता है जब अरुण जेटली इस स्कीम को लेकर आए थे 2017 के अंदर, तो मुझे लगता है ये स्कीम इसलिए लेके आई थी कि सभी राजनीतिक दल इस स्कैम में शामिल हो सके। ये स्कीम के लिए लाई गई थी। जो भी कोई योजना केंद्र सरकार लेकर आती है, किसी भी सुधार के लिए लेके आती है, और सरकार को पता होता है कि ये किस दृष्टि से लाई जा रही है, इसका क्या उपयोग होगा, और उसको कोई राजनीतिक दल किस रूप से इस्तेमाल कर सकता है। देखिए, चुनाव, केंद्र सरकार अगर सत्ता में है तो निश्चित रूप से एक जो पार्टी सत्ता में होगी उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ये तय है। लेकिन जिस तरीके से नाम उजागर हुए, और उसके अंदर कई ऐसे लोगों के नाम उजागर, मतलब शराब के कारोबारी है जो अवैध शराब का कारोबार करते हैं, जो लिकर स्कैम में अरेस्ट हो चुके हैं,
जो माइनिंग का काम करते हैं, जो 2G के स्कैम में जेल जा चुके हैं, अहलुवालिया ने दिया है चंदा, जो 2G के स्कैम मामले जेल जा चुका है, जमानत के ऊपर बाहर है। फ्यूचर गेमिंग के लोग हैं जो लॉटरी का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों ने जो बड़ा पैसा दिया है, ये कोई समाज सेवक तो ही नहीं, ये शुद्ध धंधा करने वाले लोग हैं, 2 का 4 पैसा बनाने वाले लोग हैं। और ये जानते हैं कि हम जब 100 करोड़ खर्चा करेंगे तो उसका 1000 करोड़ रुपए हम सरकार से बनवा लेंगे। और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है कि कोई काम इनका किया होगा तो इन्होंने 100 करोड़ रुपया दिया होगा। 100 करोड़ रुपये इसलिए भी दिया होगा कि आने वाले समय में इसका 1000 करोड़ रुपये हम किस्तों में बनवा लेंगे। तो जिसने भी पैसा दिया होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को दिया हो, चाहे कांग्रेस को दिया हो, चाहे TMC को दिया हो, या किसी भी दल को दिया हो, सबकी राजनीतिक हैसियत और सबकी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा दिया कि जिससे जितना राजनीतिक लाभ मिल सकता है, जिससे जितना सत्ता में फ़ायदा लिया जा सकता है, उसको उसकी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में सत्तारूढ़ है, देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में उसकी सरकार है। तो कोई भी उद्योगपति अगर पैसा भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है तो इसी पर्पज से दे रहा है कि उसे पता है और ये भी मालूम है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में लौट सकती है। उद्योगपति अपना भविष्य भी देखते हैं, वो ये भी देखते हैं कि 5 साल बाद सत्ता में कौन आने वाला है, लॉन्ग टर्म तक कौन रहने वाला है, हमारा बिजनेस किससे ज़्यादा लंबा चलने वाला है। शॉर्ट टर्म के साथ तो कभी उद्योगपति व्यवसाय करता नहीं है। तो ये देख के भी भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा पैसा दिया होगा कि भाई ये लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है, पूरी संभावना है, तो उससे ज़्यादा पैसा तो इससे आने भाई इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को कोई ऐसी इस तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए जिसके अंदर पैसों का ब्लैक मनी का जो इस्तेमाल उद्योगपति अपना हित साधने के लिए सरकार को पैसा देके चंदा के रूप में करता है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। अब देखिए, इलेक्शन का डिक्लेयर कर दिया कि भाई 95 लाख रुपये लोकसभा के लिए आप खर्च कर सकते हो, 40 लाख रुपये विधानसभा। तो ये सब जानते हैं कि 95 लाख में चुनाव लड़ा नहीं जाता, विधानसभा का 40 लाख में नहीं लड़ाया। तो हर कोई जानता है कि 4 से 5 करोड़ 10 करोड़ रुपये आदमी खर्च करता है चुनाव के अंदर। हिसाब वो देता 95 लाख का ही, लेकिन कैश में पैसा वो 5 करोड़ के ऊपर खर्च करता है। हर चुनाव में ही होता है, सबको पता है। तो ये पैसा आता कहाँ से? ये पैसा भी तो कैश में ही कहीं ना कहीं से आ रहा है ना, लोगों के पास कैश में खर्च हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि पूरी जो व्यवस्था है इलेक्शन की, पार्टी को चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था है, वही पूरी दोषपूर्ण है प्रोसेस को। मुझे लग रहा है इसमें टोटल रिफॉर्म होने की ज़रूरत है इसके अंदर। अब इसको कैसे रिफॉर्म करेंगे राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल को मिलकर इसके अंदर बैठना चाहिए और सबको तय करना चाहिए कि देश की राजनीति चुनाव के आधार पर कैसे सच हो, जिससे अगर राजनीतिक रूप से अगर चुनाव साफ सुथरे होंगे तो पैसा लेने की तरीका भी साफ सुथरा बनता जाएगा। क्योंकि चुनाव में जितना खर्चा बढ़ेगा उतना भ्रष्टाचार इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, उतना लोगों का डोनेशन उसके अंदर बढ़ेगा। फिर आप किसी भी बॉन्ड के रूप में लो, कैश के रूप में लो, किसी भी तरीके से पैसा लो, राजनीतिक दल पैसा इकट्ठा करेंगे जब उन्हें दिखेगा कि चुनाव पैसों के दम पर लड़े जाते हैं, पैसों के दम पर खर्चा होता है, अकूत पैसा खर्च करना पड़ता है, तो राजनीतिक दल पैसा इकट्ठा करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है इस सिस्टम को बंद करने के लिए, तो केंद्र सरकार को एक ऐसी तरीका निकाले, सारे राजनीतिक दलों को उसमें इन्वॉल्व करे, थिंक टैंक लोगों को इन्वॉल्व करे, कई NGOs को इन्वॉल्व करे, समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं जो उन लोगों को इन्वॉल्व करे और सबको मिलकर इस मामले में एक व्यापक विचार विमर्श करें कि कैसे हम इस व्यवस्था को सुधार सकते हैं और कैसे इसके अंदर हम पारदर्शिता ला सकते हैं लेकर। तो मुझे लग रहा है वो ज़्यादा बेहतर होगा आने वाले समय के लिए। सिर्फ एक पार्टी के लिए, पूरे राजनीतिक सिस्टम के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश होगा, मैं चाहता हूँ। नहीं, देखिए, पारदर्शिता की बात तो सालों से होती रही और उसी को लेकर हम यहाँ तक पहुंचे। अब आगे क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। विनोद सर, लेकिन एक बात मैं समझना चाहूँगा आपसे, क्योंकि घोटाला 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 कहा जा रहा है, चंदा सबको मिला। जिस अडानी अंबानी का, जिनका जिक्र राहुल सर ने भी किया, जिस अडानी अंबानी को लेकर सीधे केंद्र सरकार पर या बीजेपी पर हमला बोला जाता रहा, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे खुद अरविंद केजरीवाल हो, उनका तो नाम इसमें कहीं नहीं दिख रहा। हो सकता है बाद में जांच हो तो कुछ सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी वाया समझ में, हाँ, वो बिल्कुल आएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ उसमें। लेकिन सीधे तौर पर तो नहीं दिख रहा। अब सवाल ये है, चंदा तो पहले भी मिलता रहा। अगर मैं अडानी अंबानी को ही ले लूं तो 2014 के पहले भी तो ये चंदा देते रहे, 2014 के बाद तो अडानी अंबानी खड़े नहीं हुए। तो ये पूरा जो विवाद है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मेरे नंबर कम आ गए, इनके नंबर ज्यादा आ गए फलाने सब्जेक्ट में, और इस वजह से हो रहा है, या क्या कहानी है इसके पीछे? देखिए, विवाद हमेशा इस तरह जो होता है, अब बोफोर्स से शुरू करें तो बोफोर्स में मान लीजिए जिन पर दलाली के आरोप थे, सरकार जिन पार्टी की थी, तो क्या विपक्ष ने इसलिए उठाया था कि उनको नहीं मिली दलाली? ऐसा नहीं होता है। या 2G में अगर मचा हल्ला तो क्या इसलिए विपक्ष ने इशू बनाया कि ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आपने भी तो रख लिए ना, आपने 1,500 करोड़ रख लिए, आपने थोड़ी आगे कहा कि हम चंदा नहीं लेंगे बॉन्ड से। मुझे बोलने तो दो भाई, हाँ। आदर्श, थोड़ा सा मुझे वाक्य तो पूरा करने दो। देखिए, विपक्ष कोई भी होता है तो वो सवाल उठाता है जब भी कोई ऐसा मसला होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, देखिए, लोकतंत्र में नोट और वोट दोनों से चलता है लोकतंत्र। उद्योगपति नोट देता है और जनता वोट देती है। पहले क्राउड फंडिंग के जरिए पार्टियां
दो तरह की फंडिंग होती थी। पार्टियों के पास जो चंदा जाता था वो रसीद काट के जाता था, वो चाहे कोई व्यापारी दे, चाहे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति दे, चाहे एक तो चंदा वो जाता था। दूसरा वो होता था जो छिपा हुआ होता था कि सीधे ना लेकर के जब पार्टी का कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता था तो बोल दिया जाता था भाई वहाँ तंबू आप लगवा देना, भाई इतनी गाड़ियाँ भेज देना, उसका पैसा आप दे देना। तो वो सब बड़े बड़े उद्योगपति करते थे, ये तरीका था वो सीधे। तो उसका हिसाब किताब ये रहता था कि जो रसीदों से आता था वो सामने उसका रिटर्न फाइल होता था, और जो इस तरह आता उसकी कोई जानकारी नहीं होती थी कि कौन गाड़ियों का इंतजाम कर रहा है, कौन तंबू लगा रहा है, कौन खाने का इंतजाम कर रहा है, कौन, ये सब इस तरह से चलता था। जैसे जैसे चुनाव महंगे होते गए और जिस तरह से ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती गई और तमाम सारी डील्स में, चाहे वो डिफेंस डील हो और चाहे वो दूसरी डील्स हो सरकारी ठेकों की, उनमें सीधे जब पैसे लिए जाने लगे पार्टियों के नाम पर, देखिए राजनीतिक भ्रष्टाचार को बड़े गहराई समझने की जरूरत है। कोई भी सरकारी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी हो, राज्य में हो, केंद्र में हो, उसके नेता जो पैसा लेते हैं वो पार्टी के नाम पर लेते हैं। कितना पार्टी को देते हैं, कितना खुद रखते हैं, ये जांच का विषय हो जाता है हमेशा। कोई नेता ये नहीं लेता कि मैं अपने ले लेना होगा, तो भाई पार्टी के लिए इतना पैसा चाहिए, उसके लोग जो होते हैं, कंड्यूट जो होते हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ कितना जाता है, ये सब पहले कैश में होता था। अन्ना आंदोलन से सवाल उठा, राजनीतिक भ्रष्टाचार का बड़ा सवाल अन्ना आंदोलन से उठा, और ये हुआ कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। उसके बाद ये मांग उठती रही और 2017 में, जैसे समीर भाई ने बताया, अरुण जेटली की योजना लेके आए इलेक्ट्रल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड की योजना देखने में बहुत अच्छी थी कि भाई अपना लोग देंगे, वाइट में पैसा जाएगा, चूंकि रिकॉर्ड में रहेगा तो ब्लैक मनी का इशू नहीं होगा। लेकिन चूंकि गोपनीयता का सवाल था, इसलिए ये हुआ कि इसकी पहचान नहीं उजागर की जाएगी। लेकिन अब इसमें जो सामने आई सारी चीज़ें आई हैं, उस बहस में नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ही चीज़ें आई सामने। एडीआर ने जब उसमें याचिका फाइल की, महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, देखिए हर पार्टी ने लिया है एक सीपीएम को छोड़ करके। अभी जैसे ने कहा एक पार्टी सीपीएम है जिसे सिद्धांत तय किया था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे नहीं देंगे, तो उन्होंने नहीं लिया, इसीलिए उनका नाम कहीं नहीं है। बीएसपी को शायद मिला नहीं होगा, पता नहीं उनका क्यों कहीं पावर में नहीं है। बाकी सत्ता में जो पार्टियां हैं या सत्ता में आने की जिनकी भी संभावना रहे, उनको पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कम मिला, ज़्यादा मिला, जो मिला सही है। जो पावर में जिस पास ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा मिलेगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि बीजेपी को ज़्यादा मिला या कांग्रेस या तृणमूल को नंबर 2 मिला। महत्वपूर्ण ये है कि जिन कंपनियों ने दिया, क्या उन्होंने उसका कोई लाभ लिया? चाहे कांग्रेस को दिया हो तो कांग्रेस सरकारों से लाभ लिया, या बीजेपी को दिया हो तो बीजेपी की सरकारों से लाभ लिया, या तृणमूल से लिया, या बीआरएस से लिया। एक तो ये जांच का विषय है। दूसरा, क्या उन पर कार्रवाई हो रही थी, उसके बाद अगर उन्होंने पैसा दे दिया और उसके बाद कार्रवाई रुक गई, ये भी जांच का विषय है। या कार्रवाई अगर चल रही है नॉर्मल कोर्स में तो फिर ठीक है, आप पैसा। तो ये 2-3 बिंदु हैं जिन पर जांच होनी चाहिए, और उस आधार पर तय होगा कि किसने कितना बड़ा घोटाला किया है। और ये जांच तभी निष्पक्ष हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कोई केंद्रीय एजेंसीज की जांच करें, जैसे तमाम सारे मामलों की हुई, पहले भी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में। और ये जो बिंदु हैं उठाए जा रहे हैं कि जिन पर इन्होंने दिया, उन्होंने क्या फ़ायदा लिया, और अगर फ़ायदा लिया क्या, जैसे ठेके दिए गए, अब ठेके क्या उसमें कोई कुछ प्रो है कि नहीं है? नॉर्मल कोर्स में मेरिट पर ठेका मिला, बहुत अच्छी बात है, जैसा कि राहुल भाई ने कहा। लेकिन अगर मेरिट को दरकिनार करके ठेका दिया गया है, अगर कुछ प्रो है तो उसकी जांच होनी चाहिए। फिर चाहे उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकारें दोषी हों, उसकी भी 3-3 राज्यों 4-4 राज्यों में सरकार रही है, चाहे बीजेपी के मुख्यमंत्री और मंत्री हों, चाहे तृणमूल के हों, चाहे जो भी हो, उनको उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। मेरा ये कहना है, तभी ट्रांसपेरेंसी आएगी। ये मुद्दा कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा भारत के लोकतंत्र का है और भारतीय जनता का है। यही तो सवाल है ना, कि सवाल तो फिर सबसे हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे, नैरेटिव कर रहे थे, मैं आप बोल दीजिएगा, उसी में जोड़ देता हूँ एक छोटी सी चीज़। अगर मैं बहुत ज़्यादा डेटा के डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन अगर देखें जिस तरीके से विनोद सर ने भी कहा कि जब पार्टियां जहां जिसकी जीतने की संभावना, उसको चंदा ज़्यादा मिल जाता है। जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो उसमें भी कांग्रेस का भी चंदा बढ़ गया। जब 2019 के चुनाव हो रहे थे, बीजेपी का चंदा बढ़ गया। अलग अलग स्टेट्स में भी यही सीन रहा। उसके हिसाब से तो जो फायदा पहुंच रहा है, जिसको पहुंच रहा है, अभी जब वो यूनिक नंबर आएगा तो वो भी पता चलेगा ना किसने चंदा दिया। फिर ठीक है, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया। लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, बीजेपी को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया। लेकिन जो बात, जिस जांच की बात विनोद सर कर रहे हैं, वो हो कैसे पाएगी सर? क्योंकि ये तो सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। देखिए, मैं विनोद जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर फ्यूचर गेमिंग जैसी कंपनी, जिसके ऊपर वेस्ट बंगाल में 2015 में रेड हुई, 100 करोड़ रुपए ईडी ने पकड़ा, ठीक है, उसके बाद 2019 में आईटी की 60 जगह रेड हुई,
उनका जो सेंटियागो मार्टिन है 2012 में जेल गया। अभी पंजाब में पिछले साल 900 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जांच चल रही है। ठीक है, ऐसी कंपनियां अगर आप उनको अलाउ करेंगे कि वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए चंदा दें, तो अपने आप में एक फ्लॉ है। क्या ऐसी कंपनियों को अलाउ किया जाना चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग करें? फंडिंग देना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों दी जा रही है और कौन दे रहा है, ये फंड प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसी टेंटेड लोगों को चंदा देने के लिए कोई जो है एक तरीका बना देते हैं, तो प्रॉब्लम वहाँ पर खड़ी हो जाती है। चंदा कोई, इसमें ऐसी कंपनियां जो कई 50-60 सालों से चल रही हैं, वो कंपनियां अगर चंदा दे रही हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और बहुत वेल एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, एयरटेल जैसी कंपनियां, बाकी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उनका चंदा देना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे विनोद जी ने भी कहा, मैंने भी पहले कहा था कि उससे कोई फ़ायदा किसी कंपनी को मिला, अनुचित फ़ायदा किसी कंपनी को मिला, वो प्रॉब्लम है। अब पंजाब में अगर जो है ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने चंदा दिया है, तो ये जांच होगी ना कि आपको दिया कि नहीं दिया, आपने उसे कोई फ़ायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपने उसके लॉटरी के धंधे में क्या फ़ायदा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आपने कोई ऐसी जो है नियम बनाए जो कि उसको फ़ायदा पहुंचाते थे। ये सब जांच के विषय हैं। ये जो फ्लॉज हैं ये इसमें दिखाई देते हैं। ये अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए वही चीज़ राखी जी मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, साथ में जोड़ देता हूँ। अब मैं चंदा देने वाला हूँ, मैंने आपको भी चंदा दिया, आपको भी चंदा दिया, एक स्टेट में आप हैं, एक जगह पर आप हैं, और कहीं ना कहीं मुझे दोनों का फ़ायदा मिला। तो उस सूरत में जिस जांच की हम बात कर रहे हैं और जिस इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते करते 70-75 साल हो गए, वो क्या हो पाएगा आगे? नहीं, ये बात अच्छी आई है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन फिर एक बार हम पीछे अगर इतिहास में ही जाएं, तो अगर परोपकार के लिए, यानी अगर सामाजिक सुधार के लिए और जनता को और ज़्यादा बेनिफिट्स देने के लिए, और वो जो पूरा इरादा चला था कि हम किसी कैंपेन को या किसी पॉलिटिकल मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे उस तरह से, और या इलेक्शंस में भी, तो वो एक इरादा, फिर इरादे की बात आती है, अच्छी थी। लेकिन बात जो फिर राहुल जी कह रहे हैं उसको भी मैं आगे बढ़ाऊंगी, कंपनीज़ की बात। और कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि भाई आपका अपना प्रॉफिट ही इतना कम था और उसके अलावा भी आप चंदा दे रहे हैं, तो फिर क्यों दे रहे हैं जब आपका अपना ही प्रॉफिट? या फिर ऐसी बात आ रही कि क्या कोई शेल कंपनी थी? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि वो क्यों कर रही है या क्या बात है उसके अंदर। तो ये सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो, या सारी पार्टियों के एकजुट होने की बात है, किसी एक पार्टी को कह देना, क्योंकि ये बात भी जो सामने आई कि सही है कि कोई भी लॉन्ग टर्म स्टेबल गवर्नमेंट को देखना चाहेगा, और स्टेबल गवर्नमेंट से स्टेबल बिजनेस निकलता है। यहाँ पे पूरा ही हमारी इकॉनमी इन्वॉल्व है, एक तरह स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि कौन कहाँ, और उसमें वक्त लगेगा, ये मैं बार बार कह रही हूँ, ये समझना पड़ेगा हमको किस पार्टी को कहाँ मिला। और सभी पार्टियाँ, ये हम सब यहाँ मानते हैं यहाँ भी कि इसमें सभी पार्टियाँ जो हैं उनको चंदा मिला है, लेकिन क्यों और कब और कैसे मिला, ये जो सवाल है, ये थोड़ा सा हमें वक्त और बताएगा हमें, क्योंकि ये टैबुलर चार्ट पर डिपेंड करेगा कि किसने किस तरह। थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ हमें आ रही हैं और दिख भी रही हैं, और वो फिर समझ में ये नहीं आता है कि अगर जिस कंपनी की, एक बात फिर कहूँगी, कि प्रॉफिट खुद ही अगर कम है, तो फिर वो किस लिए अगर चंदा दे रहा है, तो ये इन सब, और कहाँ से दे रहा है, कहाँ से ला रहा है और कैसे दे रहा है, देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, और साथ ही कई कंपनियों को लेकर जो अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जब उनके एड्रेस पर लोग पहुंच रहे हैं, तो वो जिन्होंने मोटे मोटे चंदे दिए उनके एड्रेस देखकर लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी कंपनी यहाँ से ऑपरेट भी कर सकती है। अनुराग सर, मैं थोड़ा इसको चुनाव की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। ये मुद्दा कितना बड़ा बनने वाला है, क्योंकि नैरेटिव की बात आप सब लोगों ने ज़्यादा इसमें जोड़ी है कि नैरेटिव बनाने की कोशिश हो सकती है, उसके ज़रिए कुछ हो सकता है, लेकिन वाकई ये नैरेटिव बनने वाला है, बनेगा, या जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि भाई ठीक है हमें 6000 करोड़ रुपए चंदा मिला, मैं अभी बीजेपी के पक्ष की तरफ से बोल रहा हूँ कि हमें 6000 करोड़ चंदा मिला, तो बाकी विपक्ष को भी तो मिला, चाहे 10,000 करोड़ चाहे 12,000 करोड़। तो ये नैरेटिव कैसे बनेगा, और बनेगा तो उसका फायदा नुकसान किसको होगा? देखिए आदर्श, इसमें मुझे जो लगता है कि इसका चुनाव से कोई डायरेक्ट बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट होने वाला है। उसके रीज़न है, नंबर एक, जो चुनाव के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो सत्ता पक्ष है उसको हम किस तरह से घेरें और उसको हम सत्ता से या तो हटाने की कोशिश करें या उसका इम्पैक्ट कम करने की कोशिश करें। ये जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है नैरेटिव बनाने का, वो यही होता है। यहाँ पे
सिचुएशन ये है कि सत्ता पक्ष इस पूरे, अगर उनकी सत्ता में भागीदारी देखी जाए और जो उनको धन मिला है उस रेशियो को देखें, और जो टीएमसी और बीआरएस और इन सब दलों को मिला है उनकी सत्ता में भागीदारी और उनका जो शेयर है उसको अगर आप देखेंगे तो कोई मैच नहीं है। तो जहाँ पे अगर बीजेपी सवालों के कटघरे में है तो उतने ही कांग्रेस भी है, उतनी ही टीएमसी भी है, उतनी ही समाजवादी भी है, उतनी ही आरजेडी भी है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं खुद इस मामले से दूर भागेगा कि भाई इसको मुद्दा ना बनाओ, इसको बंद करो, क्योंकि इसमें तो जवाब हमें भी देना पड़ेगा। जवाब तो कांग्रेस को भी देना पड़ेगा ना, कल को जब सबको देना पड़ेगा, ममता बनर्जी को भी बताना पड़ेगा, बीआरएस को भी बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि तुम जब सत्ता में तुम्हारी इतनी सी भागीदारी है तो तुमको इतना चंदा कहां से आया, तुमने ऐसा क्या किया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जो दल हैं वो इस मामले से, जब तक मीडिया में गर्मी चल रही है तब तक बातें हो रही हैं, उसके बाद सब किनारे रखेंगे, कहेंगे भाई कि हमें जवाब न देना पड़े तो हम सवाल पूछेंगे भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा चुनाव में मुद्दा बनने जा रहा है। और जो 2-3 दिन में तो हमने देख लिया ना, राहुल जी ने जिस तरह से इसको हैंडल किया, उससे उन्होंने ये मैसेज ज़्यादा दिया कि जो चंदा देने वाले तुम बीजेपी को क्यों दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो, ये उन्होंने मैसेज दिया। उन्होंने ये मैसेज नहीं दिया कि भाजपा ने को जो चंदा मिला उसमें कहीं कोई दाल में काला है, ये उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने सिर्फ चंदा देने वालों को धमकी दी कि भाई उधर क्यों दिया। नहीं, दाल में काला वाली बात बोली, लेकिन वो जयराम रमेश साहब ने बोली और कई सारे डेटा लेकर, हाँ उन्होंने भी बोली। तो लेकिन सर कांग्रेस को ज्यादातर तो हम राहुल से ही एसोसिएट कर रहे हैं ना, लेकिन पार्टी अध्यक्ष तो वही है। हाँ, लेकिन बयान तो आए कम से कम। देखिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बार कमेंट्स दिखा देते हैं अपने दर्शकों की तरफ से जो हमारे कमेंट्स आ रहे हैं। इस पर बहुत सारे दर्शकों के कमेंट्स हैं। अनफॉरगेटेबल पोइट्री हैं, उन्होंने लिखा है सवाल यह है कि मीडिया ये क्यों नहीं चला रहा कि अगर सरकार ने असंवैधानिक काम किया है तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं। आप सीधे सीधे पक्षपात कर रहे हैं, ये मीडिया से सवाल है। देखिए अमर उजाला पर लगातार हमारी कोशिश होती है कि हम इन सवालों को उठाएं, और इसीलिए खबरों के खिलाड़ी हमारा ये खास शो हर हफ्ते जाता है और हम हर उस सवाल को उठाने की कोशिश करते हैं जो बिल्कुल सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबसे जो पूछे जाने चाहिए वो हम जरूर पूछते हैं। और हमारे पास विशेष मेहमानों का पैनल होता है, वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने खबरों के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, उसके आगे पीछे के मायनों को वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और वो बेहतर तरीके से बता पाते हैं कि क्या सवाल सही होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए और क्या नहीं पूछे जा रहे हैं जो पूछे जाने चाहिए, और इस मंच से वो सवाल हम उठाते हैं। एक और हमारे दर्शक हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया कि पीएम केयर फंड की भी जानकारी दो, कितना पैसा है उसमें। देखिए अब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, पीएम केयर फंड को भी लेकर बात होती रही है और इस पर भी हम आगे बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मोदी ने जो उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है वो भी काला धनी था, ये भी सवाल है। ईवीएम जब तक रहेगा तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता, ईवीएम चुनाव का बहिष्कार, ये एक दर्शक मनोज यादव हैं वो लिख रहे हैं। देखिए एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि चाइना और पाकिस्तान भारत में इंडी गठबंधन या कांग्रेस का सरकार को मदद कर रहा है एक तरीके से। कांग्रेस इसका जवाब दे, और कांग्रेस विदेशी परिवार 50,000 करोड़ कहां से कमाया इसका जवाब दे। कांग्रेस 70 सालों में 700 घोटाला किया, इसका जवाब दे। देखिए तमाम अलग अलग दर्शक अलग अलग उनकी प्रतिक्रिया है। अवधेश जी, अभी तो हम एक घोटाले की बात कर रहे हैं जिसको कहा जा रहा है कि घोटाला है, बार बार ये प्रचारित करने की कोशिश हो रही घोटाला है। सवाल तो दर्शकों के बहुत सारे हैं। अच्छी बात यह है कि सवाल सबसे हैं, वो चाहे हम केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार की बात करें, चाहे हम विपक्ष की बात करें। तो इस स्थिति में एक और ये चीज़ सामने आ गई, ये स्पष्ट कैसे होगा। चुनाव से मैं इसलिए बार बार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि अब पब्लिक का एक्सपोजर बहुत डिफरेंट है, वो हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से देखती है। मोबाइल फ़ोन हम सबके हाथ में है और हम समझते भी हैं। हम ये भी जानना चाहते हैं, बार बार रानी अंबानी की नाम बात होती है, बार बार दूसरे बिजनेसमैन की बात होती है, तो भाई उनको फ़ायदा दिख रहा है, आम आदमी को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस पर हम बार बार सवाल करते हैं। तो ये सवाल सत्ता में बैठी बीजेपी से भी होंगे, विपक्ष में बैठी तमाम पार्टियों से भी होंगे। इस समय की जो राजनीतिक स्थिति है उसकी समस्या ये है कि जनता के बीच भी इतना तीखा वैचारिक विभाजन हो गया है, इतना तीखा है कि जो जिस पार्टी का समर्थक है उसके पक्ष में वो किसी सीमा तक जाता है, जिसका विरोधी है उसमें भी सीमा लांघता है।
अब वो सिचुएशन बहुत कम है। ऐसे लोग एक्टिव लोगों में, माने जिसको एक्टिव कह सकते हैं कि थोड़ा पॉलिटिकल बहस कर रहे हैं, थोड़ा चुनाव में एक्टिव होते हैं, नेताओं की सभाओं में जा रहे हैं, ले जाते हैं, ऐसी जो संख्या होती है जो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करती है, जनमत बनाती है, उनमें बिल्कुल निरपेक्ष होकर के गलत और सही के आधार पर बोलने और उसके आधार पर निर्णय करने वालों की संख्या कम हो गई है हमारे देश में। ये बहुत बड़ी समस्या है। पहले कोई आंदोलन होता था तो उसमें अगर कोई इशू है तो लोग खड़े होते थे। अब पार्टियों के आधार पर चीज़ें हो रही और इसीलिए आप देखेंगे कि देश में लंबे समय से कोई बड़ा आंदोलन ही नहीं हुआ है। अगर ठीक से आप ध्यान से देखेंगे तो उस प्रकार के आंदोलन हुए नहीं है। किसान आंदोलन का लोग नाम लेते हैं, लेकिन जमीन पर क्या स्थिति थी हमने देखा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम हुए वो भी हमने देखे हैं। तो इसीलिए चुनाव में विपक्षी पार्टियां इसको इशू बनाने की कोशिश करेंगी, कर रही है, लेकिन जनता का मनोविज्ञान यह है कि सब पार्टी जो है ब्लैक मनी लेती है, सब पार्टी में भ्रष्टाचार है, सभी नेता ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं। लोग निकट से जो चुनाव में थोड़ा बहुत भी एक्टिव होते हैं उनको दिखाई देता है कि कैसे कैश पैसे आ रहे हैं, कैसे हमारे पास पैसे पहुंच रहे हैं, कैसे गाड़ियों के भाड़ा दिए जा रहे हैं, कैसे मोटरसाइकिल के पेट्रोल भरे जा रहे हैं, कैसे होटल में लोग ठहर रहे हैं। एक एक शहर में जाएंगे चुनाव के दिन तो आपको ठहरने के लिए होटल में कमरे नहीं मिलेंगे, जिनमें 10-10 हेलीकॉप्टर भी चल रहे हैं। तो लोग देख रहे हैं कि लगभग जिसके पास नहीं है वो थोड़ा छटपटाता है कि हमारे पास थोड़ा कम है, इतना ही अंतर है। कुछ पार्टियां अभी भी हैं, ऐसा नहीं मैं मानता हूं, लेकिन वो बहुत छोटी पार्टियां, जैसे इन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बात की है। ये बात सही है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कई जगह मैंने देखा है, कम्युनिस्ट पार्टियों ने, वैसे ही दूसरी पार्टियों में मैं कई समाजवादी नेताओं को जानता हूं जो अभी मिनिमम पैसे में वो चुनाव लड़ते थे। अब वो स्थिति नहीं है। बीजेपी में ऐसे लोगों की संख्या थी जो पार्टी ने पैसा दिया, जो फंड है उसी में चुनाव हम लड़ेंगे। चंद्रशेखर जी के समय रामजी प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहे थे भागलपुर से, एक उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। वो भगवत झा आजाद के विरुद्ध खड़े थे, 4 लाख रुपया उनको भेजा था चंद्रशेखर जी ने उस समय कि भगवत झा आजाद के खिलाफ जो है करना है। तो उनका जो खर्चा हुआ था 2,92,000, बाकी पैसा किसी के माध्यम से उन्होंने भेजवाया कि खर्चा ही नहीं हुआ। लोग बैठे थे चंद्रशेखर जी ने कहा देखो ये रामजी भाई ही कर सकते हैं। तो ऐसे लोग भी हमारे यहाँ रहे। लेकिन इस समय देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड की बात जहां तक बात आ रही है, तो अब इस बार के चुनाव में तो फिर चंदा कैसे आ रहा होगा, ये भी तो सोचने की जरूरत है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है तो अब चंदा कैसे आ रहा होगा। पार्टियां लड़ रही है, कौन दे रहे हैं? फिर पुराने सिस्टम में ही हम लड़ रहे हैं। एक सिस्टम को ध्वस्त कर दीजिए तो पुराने सिस्टम में हम लड़ रहे हैं। जब तक आप जो करें, जब तक कि चुनाव का खर्चा नहीं घटेगा, पार्टियां मूल्यों और मुद्दों पर लड़ने वाले ईमानदार, सक्षम, प्रतिबद्ध लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाएंगी और पार्टी के लीडरशिप में ये नहीं होगा कि हम चुनाव जीतें या हारें, इन केन प्रकार नहीं जीतेंगे, तब तक आप कोई भी सिस्टम ले आएंगे उसमें भारत में सुधार संभव नहीं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में दुनिया में कहीं भी आदर्श सिस्टम नहीं है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि हे भगवान, मेरे देश को पार्लियामेंट्री फॉर्म, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली मत देना, नहीं तो हमारा देश पामाल हो जाएगा। वो इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने लिखा है, देखिए ये शब्द लोगों को आज बहुत कड़ा लिखेगा, गांधी जी ने लिखा है कि संसदीय लोकतंत्र वेश्या और बांझ है। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स की चर्चा की है और इसकी उन्होंने व्याख्या की है। जब एनी बेसेंट ने कहा कि बापू ये वेश्या शब्द बहुत खराब है, हटा दो, तो तुम चाहो तो हटा दो, मैं इस शब्द से सहमत हूं। तो ये गांधी जी का बहुत सारे लोग, ये जो सिस्टम है इसमें लॉबिंग का, इसमें ये सारा इसमें लूप होल्स रहते हैं। अब वो पार्टियों और लीडरशिप पर निर्भर कि हम कैसे बढ़े। अब मैं तो अंतिम जो मेरा निष्कर्ष यही है इस समय, जो अब समीर जी कह रहे थे सभी पार्टियां बैठे, सभी पार्टियां कभी बैठ ही नहीं सकती है। इतनी लड़ाई पार्टियों में है कि केवल बीजेपी को खलनायक बना दो और बीजेपी को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। लेकिन जब जनता के बीच बहस होगी, बीजेपी ने कल से रखना शुरू कर दिया। जैसे गृह मंत्री ने बोला है कि एक पार्टी का कितना सांसद है टीआरएस का, उसको अगर 1200 करोड़ रुपया मिला है, अगर हमारे तरह 302 सांसद होंगे तो गुना कर दीजिए उसको कितना मिलता। तृणमूल कांग्रेस के इतने सांसद हैं, उनको इतना मिला है, गुना कर दीजिए कि कितना होगा, किनको मिलता है एक पार्टी पर। ये जब बहस शुरू होगी तो आपको लगता है कि पब्लिक ओपिनियन क्या होगा। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे बड़ा व्यापक एक संगठन परिवार है, कैसे उत्तर दे पाएंगे? कोई भी पार्टी इस समय कहने के लिए अभी भी तैयार नहीं है कि हम बिल्कुल, हमारे यहां कोई भी खुलेआम चंदा लेके आए, मैं रसीद दूंगा और उसको दिखाऊंगा। भाई यही मेरा अगला सवाल भी है समीर सर, यही चीज मैं जानना चाहता हूं। 2017 के पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के पहले, अभी तो देखिए लिस्ट आई है, अभी यूनिक नंबर आएगा तो जो उसका पोस्टमार्टम होकर
के जो चीज़ें निकल कर आएंगी वो तो बहुत सारे सवाल सबसे ही खड़े करेंगी, लेकिन 2017 के पहले भी तो चंदा आता रहा, चंदों पर चुनाव लड़े जाते रहे। किसने आगे घोषणा की, किसने बताया कि मुझे किसने चंदा दिया, मैंने दिया, इन्होंने दिया, उन्होंने दिया, किसने दिया? कभी तो किसी ने इस बात को उजागर नहीं किया। नहीं, मुझे लगता है पहले जो चुनाव हुआ करते थे वो राजनीति में इतना पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। चुनाव मतलब किसी भी हद तक जाकर जीतना है, उसके लिए सब साम दाम दंडभेद का इस्तेमाल करना, संसाधन झोंकना, ताकत झोंकना। राजनीति इतनी ज़्यादा मतलब पैसों का इन्वॉल्वमेंट राजनीति के अंदर नहीं था। वो कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक लिमिट तक पैसे का इस्तेमाल होता था, लेकिन पैसा ही सब कुछ राजनीति में हो गया है। मुझे लग रहा है ये बाद में पैसों का चलन बढ़ता चला गया, और राजनेताओं ने भी ये मान लिया, राजनीतिक दलों ने भी ये मान लिया कि जिसके पास पैसा होगा, पैसा खर्च करने की ताकत होगी, वही चुनाव जीतेगा। और फिर जो कहते थे कि नोट के बदले वोट, जो सिस्टम शुरू हुआ कि पैसा दो और वोट खरीदो, भाई साड़ियाँ दी जा रही है, कंबल बांटे जा रहे हैं, शराब की बोतलें दिए, मुर्गे बांटे जा रहे हैं, नगद पैसा दिया जा रहा है 500-500 हज़ार रुपये, और उसके बदले वोट लिए जा रहे हैं। तो जब ये व्यवस्था राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी चुनाव के अंदर, तो पैसों की जरूरत महसूस हुई कि पैसा कहाँ से आएगा, तो कैश पैसा आएगा, तो कैश पैसा लाना है तो फिर अवैध तरीके से लोगों से चंदा इकट्ठा करना है। फिर ऐसे लोगों को करना है कि जो काला पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, जिनके पास नंबर 2 का पैसा रखा रहता है, उन लोगों को पार्टी से जोड़ो, उनसे पैसा लो, फिर सत्ता में आने पर उनको कोई राजनीतिक लाभ दो उसके बदले में। तो ये सिस्टम शुरू हुआ और फिर बड़े पैमाने पर बढ़ता चला गया। तो मुझे लग रहा है कि अब ये समय आ चुका है कि अब मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस हिसाब से मतलब रिफॉर्म कर रहे हैं पूरे देश के अंदर नई नई चीज़ों को लेके, तो मुझे लगता है कि तीसरे कार्यकाल में जब आएंगे तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो इसको लेके भी कोई बड़ा एक रिफॉर्म लेके आएंगे। हालांकि ये रिफॉर्म भी वही लेकर आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड का एक सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है, रोक लगा दी है इसके ऊपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब केंद्र सरकार जब तीसरी बार मोदी जी बने प्रधानमंत्री या जो भी सरकार आए, वो इसको लेकर एक नया कुछ रूल्स और रेगुलेशन लेकर आए कि जिससे चुनाव के अंदर एक पारदर्शिता निश्चित रूप से आए। लेकिन जनता पे ऐसा कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि किसको कितना पैसा गया। जनता शुचिता की चक्कर में पड़ती नहीं है। अगर ऐसा होता, अगर जनता इतनी अवेयर होती, तो कोई भी बलात्कारी, कोई भी लुटेरा, कोई भी डकैत चुनाव नहीं जीतता, और पार्टी भी उन्हें टिकट देने से डरती। तो आप देखते हो कि कितने आरोपी लोग हैं जो चुनाव लगातार जीतते रहते हैं, साल भर आरोप लगते हैं, चुनाव के समय फिर उसको पार्टी टिकट देती है, वो फिर चुनाव जीत कर आ जाता है। तो जनता के बीच में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, और राजनीतिक दलों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके ऊपर क्या आरोप लगे क्या नहीं रखे। सभी राजनीतिक दलों का एक उद्देश्य रहता है कि हमारा उम्मीदवार जीत के आना चाहिए। चूंकि संख्या बल ज़्यादा होगा तो सत्ता बना पाओगे, बहुमत से सत्ता बनेगी, तो बहुमत में फिर कैसे भी लोग आए, उसके लिए सभी राजनीतिक दल तैयार होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस मामले में सरकार को थोड़ा कड़क निर्णय लेने पड़ेंगे। अब सरकार लेती है नहीं लेती है, कैसे निर्णय लेती है, वो कितने एक्सेप्ट होते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें सरकार कुछ नया जरूर लेकर आएगी आने वाले समय में। नहीं, नया लेकर आना भी चाहिए, और जाहिर सी बात है इसमें सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता भी होनी चाहिए। विनोद सर, विपक्ष के पास एक मौका है क्या? मैं थोड़ा सा चुनाव से जोड़ रहा हूँ। अगर ये एक इशू है, और क्योंकि बीजेपी केंद्र में है, कोई भी पार्टी केंद्र में होती है, आप उससे सवाल पूछते, सब पूछना चाहते हैं, तो क्या एक बड़ा मौका है कि इसको उस तरीके से जनता के बीच लेकर जा सके? और जो बात समीर जी कह रहे हैं कि जनता इतना ध्यान इन चीज़ों पर नहीं देती क्योंकि पार्टियों की इमेज वैसे ही खराब है लोगों के बीच में, तो इससे कैसे पार पाएंगे? नहीं, देखिए मुद्दा तो है ये, क्योंकि एक बात ये ज़रूर है कि अभी तक हमेशा जो है ये कहा जाता रहा, भाई इस सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा विपक्ष के पास नहीं है जो इसको कटघरे में खड़ा कर सके। तो एक मुद्दा तो आया ये, क्योंकि जिस तरह सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के अपनी पोजीशन ली, और सुप्रीम कोर्ट में बराबर यही स्टैंड लिया कि हम इसको नहीं बता सकते, इसकी गोपनीयता जो है नहीं बता सकती, सरकार का तो स्टैंड बिल्कुल अलग था ना। तो इससे कहीं ना कहीं लगा कि सरकार शायद बचाना चाहती है उन लोगों को जो जिन्होंने चंदा दिया है, इसीलिए तो गोपनीयता की बात हो रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं माना। खैर, तो मुद्दा तो है, लेकिन जैसा अनुराग भाई ने भी कहा या हम सब क्या है कि विपक्ष इस मुद्दे को कैसे उठाए। समस्या क्या है कि यह है कि विपक्ष, भाई जब आप उठाओगे मुद्दा तो फिर आपसे भी पूछा जाएगा, विपक्ष से भी सवाल पूछे जाएंगे कि भाई आपको भी मिला है पैसा, तो आप भी सार्वजनिक करिए। कम से कम विपक्ष को फिर नैतिक रूप से आना पड़ेगा कि आप कोर्ट से, सरकार से, SBI से पूछ रहे हो, तो आप भी पहले जिन्होंने आपको दिया आप सार्वजनिक कर दो, अगर कर सकते हो। हालांकि वो भी एक पेच है, वो कहेंगे हमें पता ही नहीं है किसने, हमने तो बॉन्ड दिया, बॉन्ड ने जमा कर दिया, वो एक अलग बहस है। लेकिन करना चाहिए विपक्ष को। समस्या ये है कि पहली बात तो ये है कि आप और हम तो इसे बहस कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर भारतीय मीडिया में कितनी बहस हो रही है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जो मुख्य धारा का मीडिया है। इसलिए बहस नहीं हो रही है कि बहुत सारे तार बड़े दूर दूर तक जाते हैं इसमें।
तो जिनके पैसे जहां जहां लगे हुए शॉर्ट हैं, सर्किट होने का खतरा है। समझे, तो वो सब खतरा है। तो इसलिए ये मुद्दा कैसे बनेगा भाई? बोफोर्स में किसी का पैसा नहीं लगा तो बन गया मुद्दा। 2G में बहुत सारे कंपनियां थी, लेकिन मीडिया ने उसको मुद्दा बना दिया। मुद्दा विपक्ष तो बनाता ही बनाता है, मुद्दे के साथ साथ मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। हम आज बहस कर रहे हैं, अमर उजाला.com की जितनी रीच है उस हिसाब से जहाँ तक जाएगी चीज़ें, एक निष्पक्ष राय हम सब की है, अपने तरीके से लोग देखेंगे। लेकिन एक व्यापक मुद्दा कैसे बने, ये विपक्ष की जिम्मेदारी पहली है कि वो इस पर, जैसा अभी अनुराग भाई ने कहा कि सड़क पर उतरे, और सड़क पर जब उतरे तो मीडिया की भी मजबूरी होगी उसको दिखाना, उस पर चर्चा करना, उस पर बात करना कि आप सड़क पर उतरे हैं, किस लिए उतरे हैं। अब आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, खाली ट्विटर के जरिए, खाली जो है इंस्टाग्राम के जरिए मुद्दा बनाना चाहेंगे, तो ठीक है, 1-2 दिन चर्चा हो जाएगी, उसके बाद आगे बढ़िए, ये हो जाएगा, नया मुद्दा आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। और देखिए इस मामले में तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत महारथी हैं कि नैरेटिव बदलने में। वो कोई नई चीज़ ऐसी कर देंगे कि वो लोग ये पीछे हो जाएगा। और भाई जो भी सत्ता में होता है यही तो उसकी आर्ट है, राजनीति कला है कि वो कैसे बदले उसको। तो अब ये विपक्ष के, अब जैसे राहुल गांधी का उन्होंने बताया कि राहुल गांधी का गुस्सा ज़्यादा ये है कि वो उसको दिया, हमको कम दिया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूरा सिलसिलेवार पूरा डिटेल जारी किया, जनाब रमेश ने दिया, लेकिन खाली जारी करने से नहीं होगा। इस मुद्दे को जनता के बीच अपने तरीके से ले जाने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। नहीं, बाहर उसके लिए आपको मतलब रैलियां करनी पड़ेंगी, आपको इसके लिए जनसभाएं करनी पड़ेंगी, धरना प्रदर्शन आंदोलन है, मुद्दे को ज़्यादा आंदोलन करना पड़ेगा, जो एक तरीका होता है लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक तरीका। क्या विपक्ष उसके लिए तैयार है? पहली बात तो विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस आती है, और हर विपक्ष की अपनी अपनी अलग अलग राय है। ममता जी की अलग चाल है, जो है केजरीवाल साहब अपने ही मामले में जूझ रहे हैं। अभी कविता जी की गिरफ्तारी हो गई है, पता नहीं उन पर तलवार लटक रही है। अखिलेश यादव अपने अलग हैं। तो विपक्ष में भी वो एक रूपता नहीं है जो एक रूपता पहले दिखती थी। जब बोफोर्स का मुद्दा था तो पूरा विपक्ष एकजुट होकर था, जब 2G का आया तो पूरा विपक्ष तत्कालीन जो था वो एकजुट होकर के था। आज की तारीख में विपक्ष खुद ही भ्रमित है कि किस मुद्दे को उठाया। अच्छा, वो सबसे बड़ी समस्या तो सोशल मीडिया ने कर कि ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट डालने के बाद वो जिम्मेदारी मान लेते हैं कि हो गई, हमारा काम हो गया, हमने जनता के बीच भेज दिया, फेंक दिया मैदान में, अब वो जनता जाने। तो जनता ऐसे नहीं जानती, जनता क्योंकि तब तक जो दूसरा पक्ष है वो भी तो कुछ करेगा ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब चुनाव का समय आ गया है, और आज मतलब चुनाव जिससे होने वाले हैं जल्दी, 2 महीने में सारा हो जाएगा। अब इन 2 महीनों में विपक्ष चुनाव लड़ेगा कि मुद्दा बनाएगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, उठाएगा जरूर हर जनसभा में, हर कोशिश में, लेकिन विपक्ष के सामने भी कई चुनौतियां हैं। और मुझे एक जो लगता है कि विपक्ष जितना मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा, सरकार के पास पूरी ताकत है, साधन है, संसाधन है, वक्ता अच्छे हैं, सबसे बड़े वक्ता हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे अच्छे हैं, तो वो उस मुद्दे को ध्वस्त करने में भी सरकार सक्षम है। तो ये अब सरकार और विपक्ष के बीच पूरा रणनीतिक कौशल की परीक्षा है इन चुनावों में कि विपक्ष कितना इसको मुद्दा बना पाता है। की जो उन्होंने बात की कि विपक्ष में ये बहुत बड़ा एक देखने का भी विषय होगा, और ये बात मैं यहाँ अक्सर बोलती आई हूँ कि आपकी रणनीति कैसी बनी है। अगर आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा है तो किस तरह से आपकी प्लानिंग चलेगी आगे आने वाले, पहले तो दिखी नहीं, तो आपको तो कोर्ट ने भी पूछ लिया अकाउंट्स के बारे में कि आप कर क्या रहे थे इतने टाइम से। तो अगर अपना पहले अपने आप को संभालें, अपने साथियों को संभालें, और एक रणनीति अच्छी पुख्ता क्या है उनकी, ये हम सब देखना चाहेंगे, और वो उनकी प्लानिंग क्या है ये हम देखना चाहेंगे, तो वो उस पर भी थोड़ा खरा उतरे तो अच्छा रहेगा। ये बहुत अहम बात आप कह रही हैं। एक आखिरी सर जोड़ना चाह रहा हूँ, देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने मामला को सामने लाया है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो SIT बना सकती है अपने मॉनिटरिंग में कि भाई भूल का पूरा पहले क्लियर करो, लेकिन समस्या है जो विपक्ष की बात हो रही है, जब विपक्ष को भी सारे हिसाब किताब देने होंगे अपने चुनावी खर्चे का, फलाने का, तो क्या होगा इस देश में? तो फिर कोई पार्टी की मान्यताएं रद्द हो जाएंगी हमारे देश में। बता रहा, अगर सही ढंग से पार्टियों की अकाउंट की जाँच हो जाए हमारे देश में, खर्चे की सही ढंग से SIT कर दे, तो इस देश के कितनी पार्टियों की मान्यता
रहेगी, जरा हमको आप बता दीजिए। पार्टियों की मान्यता के साथ कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्तों में क्या होगा हमारे देश का, कितना उथल पुथल होगा। तो इसमें सभी पार्टियों को डर है, आपस में लड़ते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन से ज्यादा हमारे देश में कोई पार्टी नहीं जा सकती है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे नेताओं के लूप होल्स होते हैं। आपने किसी को मदद भी कराई है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसी को कहीं दूसरे माध्यम से आपने उसको साथ दिया है, उसका साथ लिया है, तो आप उसके खिलाफ नहीं खड़ सकते। अनिल अंबानी को किसने राज्यसभा में भेजा था? विजय माल्या को लाने वाले में कोई एक पार्टी तो थी नहीं, लोग उसको लेके आए थे। तो हमारा जो राजनीतिक तंत्र है ना, वो इस प्रकार से है कि हम सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन उसमें रिफॉर्म की अभी गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इतना ही कर सकता है कि एसआईटी अगर बनाती है, एसआईटी बना के एक चीजें क्लियर करे, साथ ही साथ तो कुछ सुझाव दे। वो चाहे तो एक्सपर्ट की पैनल बना दे कि पार्टियों का खर्च कैसे चले, उससे एक रास्ता थोड़ा बहुत निकलने की कोशिश होती है। उसमें चुनाव आयोग को बना दे, पॉलिटिकल पार्टियों का हो, जो एक्सपर्ट है चुनाव से उनका बना दे, सबको बना करके ये कमेटी बनाए कि भाई पार्टियों का खर्च कहां से आएगा। नहीं तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि आप किसी चीज को ध्वस्त कर दिया, उसके बगैर कोई सिस्टम खड़ा नहीं हो। ये महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण बात है। सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं यही कह रहा था, जो अवधेश जी की बात को कह रहा था कि निश्चित रूप से इसमें उसको समग्रता में देखने की जरूरत है, इस पूरे मुद्दे को, क्योंकि राजनीतिक और उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मसला सामने आया है, जिसमें कोई पाक साफ नहीं है। जिसकी जहाँ जितनी क्षमता है, ताकत है, सब उसके लाभार्थी हैं। तो इसलिए इसको राजनीतिक दल तो इस पर ईमानदारी से नहीं करेंगे, कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, क्योंकि सब हमाम में जो बेपर्दा हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और सामाजिक जो संगठन है, जैसे मान लीजिए एडीआर है। अब एडीआर की मैं तारीफ करूंगा कि एडीआर ने समय समय पर राजनीति के अपराधीकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार का ये मुद्दा, ये सारा जो सामने आया है, एडीआर के उससे आया है कि इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो निष्पक्ष रूप से, निरपेक्ष रूप से लोकतंत्र के शुद्धिकरण के लिए काम कर रही हैं, उनको आगे आकर के और उनको मिला के, एक्सपर्ट्स को मिला के एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, एक विकसित करना पड़ेगा, एक पूरा तंत्र। अब वो सुप्रीम कोर्ट करे या कौन करे, ये मैं भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, या तो अब सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, क्योंकि वही एक संवैधानिक संस्था है जो इस पे उसके पास अधिकार है करने होता तो वो पहले हो चुका हाँ। बाकी राजनीतिक दलों से अगर आप उम्मीद करें तो वो लिपापोती ही करेंगे। कोई भी सरकार आ जाए, कल को मान लिया 2024 में मौजूदा सरकार रिपीट करती है, तो जैसे समीर जी कह रहे हैं कुछ नया लाएगी, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ लिपापोती होगी। अगर सरकार बदल भी जाती है, वो भी अगर कुछ करेगी तो वो भी लिपापोती होगी। इसलिए राजनीतिक दलों से मैं बहुत उम्मीद नहीं करता, क्योंकि सब उसके लाभार्थी हैं। इसलिए इसके लिए सामाजिक संगठन और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं ही, या चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस मामले में, क्योंकि जैसा भी अवधेश जी ने कहा, अगर चुनाव हिसाब तो चुनाव आयोग को दिया जाता है ना, सारा खर्चे का, चुनावी खर्चे का, तो चुनाव आयोग उसमें कितनी जांच करता है? कुछ नहीं करता। तो चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग, ये सारे सीएजी है, ये जो संस्थाएं हैं जो अकाउंटिंग कर सकती है, ये कुछ करें, इसमें सुप्रीम कोर्ट लीड ले, तब कुछ चीज़ का हल निकल सकता है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, कई अहम बातें निकल कर आई हैं इस चर्चा के दौरान, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या केवल पार्टियों पर सवाल उठा देने से, चंदा देने वालों पर सवाल उठा देने से काम बन जाएगा? क्योंकि जिस इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात होती रही है और जिसके बाद हम इलेक्टोरल बॉन्ड तक पहुंचे, लेकिन अब उस पर भी तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उठा दिए गए, और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो सबकी चिंता बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में क्या जनता को भी नहीं सोचना होगा? और पॉलिटिकल पार्टियां तो अपनी लीपापोती करती ही रहेंगी, जो वो पहले भी करती रही हैं, लेकिन अलग अलग संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को इस बारे में सोचना होगा और गंभीर सवाल लगातार पूछे जाने होंगे। अभी भले ही आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप देख रहे हो, लेकिन जो चंदा बटा है वो सब में बटा है। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई बच गया है, इससे लिया सब ने है आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि चुनावी फायदा उसका दिख रहा है, इसलिए सब एक दूसरे पर कर रहे हैं। लेकिन आगे और क्या सूरत बनती है जब यूनिक नंबर निकल कर आता है, उसके बाद किसको किसने कितना दिया और किसने किसको दिया, इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो उसके बाद किस तरह से राजनीतिक लीपापोती, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, उससे भी आपको बड़ा अपडेट देंगे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी में आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार हर बड़ी खबर से जुड़े अपडेट के लिए अमरउजाला.com पर जरूर बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।